हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डीजनरेसी के बारे में थोड़ी सी बात की थी। सो उसके रिगार्डिंग ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास अ कंपनी हैज़ 3.3 प्लांट्स ए बी सी एंड देयर 3 वेयर हाउसेज एक्स वाई जेड। नंबर ऑफ यूनिट्स अवेलेबल एट द प्लांट्स इज 60, 70 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। डिमांड एट एक्स वाई जेड आर 50, 80 एंड 80 रिस्पेक्टिवली। यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आर एज फॉलोज। ये आपको टेबल दे रखा है बना के। ठीक है जी। ये कॉस्ट दे रखी हैं आपको। यहाँ पर आपके पास डिमांड दे रखी है 50, 80 एंड 80, और जो अवेलेबिलिटी है, सप्लाई है, वो है 60, 70 एंड 80। ठीक है जी। तो बोल रहा है व्हाट वुड बी योर ट्रांसपोर्टेशन प्लान, गिव मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो पहला काम तो वही है आपका, इनिशियल स्टेज का आपको पता ही है, अब तो आप फैमिलियर हो चुके हैं इसके साथ काफ़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाय यूजिंग बोगलेस मेथड। तो बोगलेस मेथड आपको पता है, ये एंट्रीज आपने लिखी, और एंट्रीज लिखने के बाद यहाँ पे डिमांड और सप्लाई डाल के पेनल्टी निकाल के ये बोगलेस मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकाल लिया, और इसकी मिनिमम कॉस्ट आ गई 750। ये आपको पता है, जो नॉन जीरो एलोकेशन उनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करके आ गया। ठीक है, ये था आपका पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप में क्या करते हैं आप, फिर हम टेबल बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 3x3, 3 कॉलम्स 3 रोज। फिर क्या करेंगे, जो कॉस्ट वैल्यूज़ हैं वो यहाँ रखी। ठीक है जी, कॉस्ट वैल्यूज आपने इस कॉर्नर में रखी। अब नंबर ऑफ एलोकेशन देखो जरा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारे पास नंबर ऑफ एलोकेशन चाहिए m प्लस n माइनस 1 मीन्स 3 प्लस 3 माइनस 1, 5 एलोकेशन चाहिए। और देखो यहाँ हमारे पास कितने एलोकेशन है, 1 2 3 4। हमारे पास यहाँ पर हैं 4 एलोकेशन, लेकिन हमारे अनुसार क्वेश्चन को यूवी मेथड से अगर सॉल्व करना तो कितने एलोकेशन चाहिए, हमें 5 चाहिए। तो यहाँ पर एलोकेशन हैं 4। तो इसका मतलब दिस सिस्टम हैज़ डी जनरेट सोल्यूशन। और डी जनरेट को पहले कन्वर्ट करना है नॉन डी जनरेट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्या करना आपने, अब आपने क्या करना है, उन सेल्स को ढूंढना है जिनकी कॉस्ट सबसे कम है और जिसमें एलोकेशन नहीं है। तो सबसे लीस्ट कॉस्ट आई थिंक ये नज़र आ रही 5। ठीक है जी। आपने उस सेल को ढूंढना है जिस सेल की कॉस्ट लीस्ट हो तथा एलोकेशन नहीं हो। उस सेल में हमने अपनी तरफ से एक एलोकेशन देनी है एप्सिलॉन, और इस तरीके से देनी है कि किसी भी तरीके से बाकी एलोकेशंस को यूज़ करते हुए क्लोज्ड लूप ना बने। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर, देखो ज़रा 60 से अगर चलते हैं 20 पे आते हैं, तो 20 से 50 पे गए, आगे नहीं जा सकते। अगर आप 20 से स्टार्ट करते हैं, 20 से एप्सिलॉन पे आए, एप्सिलॉन से 80 पे गए, 80 के आगे कोई हमारे पास रूट नहीं है। तो अल्टीमेटली आप जिस मर्जी एलोकेशन से स्टार्ट कर दो, हमारे पास क्लोज लूप नहीं बननी चाहिए। ठीक है जी। तो बाकी काम फिर वही, फिर उसके आगे क्या करते थे, अगला स्टेप क्या होता था, फिर हम यू आई प्लस बीजे लिखते थे। यू आई प्लस बीजे लिखते थे, यू आई प्लस बीजे लिखते थे किसके, जिन सेल्स में एलोकेशंस हैं। तो क्या आएगा, u1 प्लस b3 इक्वल टू 3, u2 प्लस b1 इक्वल टू 3, u2 प्लस b3 इक्वल टू 9, फिर u3 प्लस b2 इक्वल टू 3, और इनकी हेल्प से फिर हम इन इक्वेशंस की हेल्प से निकालते थे u1 u2 u3 b1 b2 b3। तो पहले लिख रहे, सिंस देर आर 5 एलोकेशन, जैसे एप्सिलॉन डाली इन इंडिपेंडेंट पोजीशन, सो वी विल अप्लाई या वी विल स्टडी वेदर द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमम और नॉट। ये इक्वेशंस लिखी, इन इक्वेशंस की हेल्प से आपने ये इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल ली। ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जो यू आई या वी जे मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रहा है उसको आपने 0 चूज़ करना है। जैसे उसको 0 चूज़ करेंगे, इमीडिएट बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएंगी। ठीक है। और उसके बाद फिर अगला स्टेप क्या होता था, फिर जिन सेल में एलोकेशंस नहीं हैं, जिन सेल में एलोकेशंस नहीं है वहाँ पर आप डालते थे यू आई प्लस बी जे। तो यहाँ आएगा u1 प्लस बी वन। u1 प्लस बी वन कितना है आपका, देखिए ज़रा यहाँ से, u1 है 3 प्लस बी वन, 3 माइनस 2 इज़ 1। तो इसी तरीके से ये आ गया 1। फिर u1 प्लस बी टू ये डाल दिया, फिर u2 प्लस बी टू ये डाल दिया, फिर u3 प्लस बी वन ये डाल दिया। फिर अगला स्टेप क्या होता था, सी आई जे में से यू आई प्लस बी जे घटाते थे, डी आई जे निकालते थे। तो दिस माइनस दिस ये, दिस माइनस दिस ये, मतलब जिन सेल में एलोकेशंस नहीं है उन सेल के सी आई जे और यू आई प्लस बी जे घटाने हैं और डी आई जे लिखने हैं, और डी आई जाएंगे इस कॉर्नर में। ठीक है जी। और उसके बाद जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर हम देखेंगे अगर सारे डी आई जे पॉजिटिव आ गए, इफ ऑल डी आई जे आर पॉजिटिव दैन सिस्टम हैज़ ऑप्टिमम सोल्यूशन। तो क्लियर कट यहाँ पर सारे डी आई जे पॉजिटिव आ गए, सिस्टम हैज़ ऑप्टिमम सोल्यूशन। सो ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या बन जाएगा आपका, जो आपकी ये जो एलोकेशंस वाली सेल्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करके 3 इंटू 60, 9 इंटू 20,
3 इंटू 80 5 इंटू एप्सिलॉन, इनको ऐड किया और ऐड करके हमारे पास कॉस्ट आ गई है 750 प्लस 5 एप्सिलॉन। बट एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, ये हम बात कर चुके हैं पहले, विच इज़ अप्रोचेज टू जीरो, सो वी लेफ्ट विद 750। ठीक है, तो दिस इज़ द मिनिमम कॉस्ट। और जो एलोकेशंस होंगी दे आर द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, और जो एलोकेशंस नहीं होंगी उन वेरिएबल्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन इसका। सेकंड क्वेश्चन है आपका ये, मैं इसको कर रहा हूँ, उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन फिर आप खुद करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन कराता हूँ आपको ये, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सॉल्व टीपी वेयर, ये दे रखा है आपको फैक्ट्रीज, वेयर हाउसेज, कैपेसिटी, डिमांड, ये एंट्रीज आपको दे रखी। तो मैंने यहाँ पे ये टास्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं यहाँ पर ये एंट्रीज लिखी, एंट्रीज लिखने के बाद बॉगलेज मेथड अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद आपके पास ये रेड कलर में जो हैं ये आपके पास एलोकेशंस आ चुकी हैं। ठीक है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप। मैं यहाँ पर फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ एक बात, सम ऑफ डिमांड और सम ऑफ सप्लाई आपने चेक कर लेनी, मैं बार बार रिपीट करता रह रहा हूँ इस चीज़ को। ठीक है जी, उसके बाद फिर हम टेबल बनाएंगे, और टेबल कितने ऑर्डर का बनेगा, जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो 4 कॉलम्स हैं, 4 इसकी रोज हैं, तो 4x4 का आपने ये टेबल बना दिया। अब ध्यान से देखते जाना, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ लिख रखी हैं सारी यहाँ पे। अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है कि आपने जो कॉस्ट वैल्यूज़ हैं इनको आपने टेबल के इस कॉर्नर में लिखना है। लिख दी सारी कॉस्ट वैल्यूज़, जो भी आपकी कॉस्ट वैल्यूज़ हैं वो टेबल के इस कॉर्नर में आ जाएगी। उसके बाद फिर एलोकेशंस लिखेंगे आप टॉप पे, जैसे पहली रो में एलोकेशन 5, ये आगे दूसरी रो की एलोकेशन 5 3 2 5 3 2, तीसरी रो की एलोकेशन 7 यहाँ आगे, चौथी रो की एलोकेशन 3 यहाँ पर आगे। ठीक है जी, उसके बाद आप ध्यान दें यहाँ पे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे, सिंस देयर इज़, आप चेक करिए ज़रा कितने एलोकेशन नॉन जीरो, 1 2 3 4 5 6, और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें कितनी चाहिए, हमें चाहिए 4 + 4 = 8 - 1, मतलब m + n - 1 चाहिए, तो 7 चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने एलोकेशन हो रही हैं, 6। तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि दिस सिस्टम है 6 एलोकेशन, तो यहाँ लिखेंगे सिंस देयर आर 6 एलोकेशंस, सो सोल्यूशन इज डीजेनरेट। ठीक है, सोल्यूशन डीजेनरेट हो गया, लेकिन हमारा पहला टारगेट क्या है, इसको नॉन डीजेनरेट बनाना। और नॉन डीजेनरेट कैसे बनाएंगे, आप क्या करेंगे, अब उस सेल को ढूंढेंगे जिनकी कॉस्ट लीस्ट है, एक चीज़, दूसरा उसमें एलोकेशन नहीं होनी चाहिए। तो लीस्ट कॉस्ट वाली देखिए ज़रा 4 सेल है यहाँ पे, 0 0 0 नजर आ रहा है इनमें, तो इसमें तो एलोकेशन थी 2, तो इसको नहीं छेड़ा हमने। तो ये जीरो कॉस्ट, ये जीरो कॉस्ट, ये जीरो कॉस्ट। अब इन तीन में से आप किसी भी एक सेल में एप्सिलॉन को ऐड कर सकते हैं, पर एप्सिलॉन को ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, कि आपकी लूप नहीं बननी चाहिए। थीटा ऐड करने के बाद लूप बनेगी, लेकिन थीटा ऐड करने से पहले लूप नहीं बननी चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। जब एप्सिलॉन रखेंगे आप यहाँ पे, तो ये एप्सिलॉन, ये 3, ये 5, फिर ये 3, ये 2, ये 5, ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ठीक है, अब हमारे पास 7 एलोकेशंस आ गई। 7 एलोकेशंस आने के बाद सिस्टम हैज़ नॉन डीजनरेट सोल्यूशन। इफ सिस्टम हैज़ नॉन डीजनरेट सोल्यूशन, तो फिर क्या करते हैं हम, इसमें सेल क्या बोलते हैं, ये कॉस्ट वैल्यूज़ जिन सेल में एलोकेशंस हैं, जिन सेल में एलोकेशंस हैं उन सेल के अनुसार UI + BJ हम लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, U1 + V2, ये आगे 3 कॉस्ट वैल्यू, U1 U2 + V1, U2 + V2, यहाँ 3 एलोकेशंस है। ठीक है, उसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस लिखेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज इक्वेशंस वी विल फाइंड द वैल्यूज ऑफ U1 U2 U3 U4 V1 V2 V3 V4। ठीक है जी, और वैल्यू निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सेल के इस कॉर्नर में लिखते हैं UI + BJ। ये UI + BJ यहाँ पर आ जाएगा, U1 + V1, U1 + V3, U1 + V4। ठीक है जी, यहाँ पर U2 + V3, आपके सारे पहली वैल्यू आ चुकी हैं, नाउ यू कैन राइट इजीली। ठीक है, जैसे ये लिख दी फिर निकालते थे हम DIJ। तो DIJ मैंने रेड कलर में लिखे ऊपर, 7 - 1 6। DIJ क्या था, CIJ - UI + BJ। तो CIJ में से UI + BJ घटाना है 6, 6 - 0 6, 0 - 3। ठीक है जी, यहाँ पर एलोकेशन है, यहाँ पर एलोकेशन है 8 - 3 5, यहाँ पर एलोकेशन है 5 - 5 0, 8 - 7 1, यहाँ है 0 - -1 -1, 8 - 4 4, 4 - 6 इज -2। उसी तरीके से फिर क्या करते थे, फिर चेक करते थे कि अगर सारे DIJ पॉजिटिव आए देन सिस्टम हैज़ ऑप्टिमम सोल्यूशन। अगर DIJ नेगेटिव आए, अब देखो जरा, इस सेल में भी DIJ नेगेटिव है, इस सेल में भी DIJ नेगेटिव है, तो जो DIJ नेगेटिव होगा
उसमें देखना मोस्ट नेगेटिव डी कौन सा है। जो मोस्ट नेगेटिव होगा उसको आपने एलोकेशन देनी है प्लस थीटा। ठीक है जी, मोस्ट नेगेटिव को एलोकेशन देनी है प्लस थीटा, और उसके बाद आपने फिर क्लोज्ड लूप बनाना शुरू करनी है। जैसे आप एलोकेशन प्लस थीटा देंगे, यहाँ पर 100% आपकी क्लोज्ड लूप बनेगी। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में या रो में आप सिर्फ और सिर्फ 2 सेल जोड़ेंगे, और 2 सेल जोड़ने के लिए अगर एडजेसेंट होंगे तो सीधे जोड़ेंगे, और एडजेसेंट नहीं होंगे तो उसको बाईपास करके अगले को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ थीटा डाला तो इसको मैंने बाईपास किया, रीज़न बिहाइंड क्योंकि जहाँ से चलना है वहीं वापस पहुँचना। अगर इसको इसके साथ जोड़ते हैं तो ये इसके साथ जोड़ेगा, तो इसके लिए आगे जोड़ने को कोई रास्ता नहीं है, तो इसका मतलब इसको हमें बाईपास करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसको बाईपास करके इसके पास पहुँचे, यहाँ प्लस थीटा के तो यहाँ माइनस थीटा हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पहुँचे प्लस थीटा हो गया, फिर यहाँ पहुँचे माइनस थीटा हो गया, वापस यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है जी, उसके बाद फिर क्या करना है, फिर क्या करते थे, जो आपके ए माइनस थीटा इसमें लूप में आते थे, उन ए माइनस थीटा में से उस ए माइनस थीटा को जीरो पुट करते थे जिसका ए लीस्ट होता था। तो ए यहाँ पर एप्सिलॉन है, ए यहाँ पर 3 है, तो दिस इज लीस्ट, इसको हमने जीरो पुट किया और थीटा की वैल्यू निकाल दी एप्सिलॉन। जैसे ही थीटा की वैल्यू निकाली, अब इस थीटा की वैल्यू को हमने यहाँ रखना है और नया टेबल बनाना है। और जो नया टेबल बनाएंगे उसमें क्या करेंगे, अब सारी एंट्रीज को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट वैल्यू लिखेंगे, और कॉस्ट वैल्यू लिखने के बाद एलोकेशंस लिखेंगे। जो एज इट इज़ हैं उनको एज इट इज़ रखेंगे, और जिसमें थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है वहाँ पर वो एलोकेशंस चेंज हो जाएंगी, और उसके बाद ये आपके पास नया टेबल बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो ज़रा, ये पहले 7260 आपकी जो कॉस्ट वैल्यूज उनको डाल दिया। कॉस्ट वैल्यूज डालने के बाद जो एलोकेशंस हैं जिनको जो एज इट इज़ है उनको तो एज इट इज़ लिखना है, जिनमें थीटा ऐड या सब्ट्रैक्ट हुआ है वहाँ पर थीटा की वैल्यू डाल देंगे। तो इसमें थीटा, यहाँ थीटा ऐड हुआ था, यहाँ एप्सिलॉन माइनस थीटा 0 बन गया तो ये खत्म हो गया। यहाँ पर 2 प्लस थीटा था, 2 प्लस एप्सिलॉन हो गया। यहाँ 3 माइनस थीटा था तो 3 माइनस एप्सिलॉन हो गया। और उसके बाद फिर दोबारा से राइट फ्रॉम स्टेप नंबर 2 स्टार्ट द क्वेश्चन। फिर क्या करते थे, क्या रेपिटेशन दी, फिर हम निकालते थे मिनिमम कॉस्ट। ठीक है जी, तो मिनिमम कॉस्ट यहाँ से ये जो एलोकेशन और कॉस्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये मैंने किया यहाँ पे मल्टीप्लाई करके, ये कॉस्ट आ गई 90 माइनस 2 एप्सिलॉन। दिस इज़ द मिनिमम कॉस्ट 90 माइनस 2 एप्सिलॉन। ठीक है जी, और अब हमने चेक करना है कि यही कॉस्ट है कि और तो मिनिमाइज नहीं हो रही है। फिर दोबारा से सिंस देयर आर m प्लस n माइनस 1 इक्वल 7 एलोकेशंस, आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 एलोकेशंस हैं इन इंडिपेंडेंट पोजीशन, सो सोल्यूशन इज नॉन डिजनरेट। अब ये एलोकेशन फिर लूप नहीं बनाएंगे। मैं बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ आपको कि जब आप थीटा ऐड करेंगे तभी लूप बनेगी, अदरवाइज लूप नहीं बनेगी, ये ध्यान रखना खास। अभी 7 एलोकेशंस आ गई, फिर दोबारा से इन एलोकेशंस के अनुसार फिर आप यू आई प्लस वी पर इक्वेशंस लिखेंगे जिन सेल्स में एलोकेशंस हैं। तो इसमें एलोकेशन तो U1 प्लस V2 3, U2 प्लस V1, U2 प्लस V2, U2 प्लस V4, है ना जी, U3 प्लस V3 एंड सोन। ये आपके पास इक्वेशंस आ गई, और इसमें जो यू आई या वी जो मैक्सिमम रिपीट हो रहा है उसको आप जीरो लेंगे, और जीरो लेके बाकी वैल्यू निकाल लेंगे। और वैल्यू निकालने के बाद फिर अगला स्टेप क्या था, फिर आपने उस सेल में यू आई प्लस बीजे लिखना है जहाँ पर एलोकेशन नहीं है। तो यहाँ आएगा U1 प्लस V1, यहाँ आएगा U1 प्लस V3, यहाँ आएगा U1 प्लस V4, यहाँ आ जाएगा U2 प्लस V3, यहाँ आ गया U3 प्लस V1, यहाँ आ गया U3 प्लस V2, यहाँ आ गया U3 प्लस V4, U4 प्लस V1 एंड U4 प्लस V4। ये वैल्यू आपकी निकल चुकी है, इनकी हेल्प से आप ये लिख देंगे। और इसको लिखने के बाद फिर निकालेंगे आप DIJ। तो DIJ क्या होगा आपका, यहाँ पे DIJ क्या होगा, क्या होता था, 7 माइनस 2 इज़ 5, घटा के 6 माइनस 2 इज़ 4, 0 माइनस माइनस 3 इज़ 3, इसमें एलोकेशन है, इसमें है 8 माइनस 5 इज़ 3, यहाँ है 5 माइनस 4 इज़ 1, 8 माइनस 5 इज़ 3, यहाँ है 0 माइनस माइनस 1 इज़ 1, 8 माइनस 3 इज़ 5, यहाँ एलोकेशन है, यहाँ एलोकेशन 0 माइनस माइनस 2 इज़ 2। तो ये जो DIJ है रेड कलर में, दे ऑल आर पॉजिटिव। सिंस दे आर पॉजिटिव, so solution is optimum, hence final solution is ये एज इट इज़ आ जाएगी मिनिमम कॉस्ट, क्योंकि सारे DIJ पॉजिटिव आ गए। और इस सिस्टम का आपने मिनिमम कॉस्ट निकाल कर रखा, तो दोबारा मिनिमम कॉस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली द मिनिमम कॉस्ट इज़ 90 माइनस 2 एप्सिलॉन, बट एप्सिलॉन इज़ वेरी वेरी स्मॉल, so this approximately equal to 90, so answer is 90। and the variable value of variables are allocation itself, कई बार बोल चुका हूँ मैं, means x12 is 5, x21 is 5, x22 is 3, एप्सिलॉन इज़ वेरी स्मॉल तो 3 रह जाएगा। उसी तरीके से x24 is 2,
मतलब जो एलोकेशंस हैं दे आर इट सेल्फ द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, और जो एलोकेशंस नहीं हैं उन वेरिएबल्स की वैल्यू हो जाएगी 0। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर दिस टीपी। उसके बाद मैं थोड़ी सी एक बात और कर लेता हूँ आपके साथ, अनबैलेंस्ड टीपी। बाकी करेंगे आप खुद उसको। अनबैलेंस्ड टीपी में कुछ नहीं करना है। अनबैलेंस्ड टीपी में क्या करना है आपने, ये है आपकी अनबैलेंस्ड टीपी, ठीक है जी। अनबैलेंस्ड टीपी में क्या करना है हमने, अनबैलेंस्ड टीपी का पहले मतलब क्या है, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई का सम बराबर नहीं आएगा उसको बोलेंगे हम अनबैलेंस्ड टीपी। और इस तरह की जो अनबैलेंस्ड टीपी होगी, सबसे पहला काम उसको बैलेंस में बैलेंस में कन्वर्ट करना। जैसे बैलेंस में कन्वर्ट करना, इमीडिएट आपका ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा जो अभी तक हमने स्टडी किया है। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है आपको, ये क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसकी एंट्रीज दे रखी हैं, कॉस्ट वैल्यूज़, और ये इसकी डिमांड दे रखी है, और ये इसकी सप्लाई दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। तो जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, जैसे किया है यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए ज़रा ध्यान से अगर देखें तो यहाँ सम ऑफ सप्लाई एंड सम ऑफ डिमांड जो है वो बराबर नहीं है। 120 + 100 220 हो गया, 230 330, यहाँ पर बन रहा है 14 8 6 14 14 5 19 19 9, ठीक है। बैलेंस बराबर, मतलब बराबर नहीं आ रहा, सामने का बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, अब ये खास ध्यान रखना है। तो कितने यूनिट कम पड़ रहे हैं यहाँ पे, 50 यूनिट कम पड़ रहे हैं यहाँ पे। इसका सम आ रहा है 330, इसका सम आ रहा था 280। तो अगर सप्लाई कम आ रही है, जितनी सप्लाई कम आ रही है वो सप्लाई आपने यहाँ डालनी है। अगर सप्लाई डालनी है तो आपको डमी रो ऐड करनी पड़ेगी, इसको बोलते हैं हम डमी रो, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, डिमांड आई थी 330 यूनिट्स, सप्लाई आ रही थी 280 यूनिट्स, तो सप्लाई आपकी 50 यूनिट कम थी। अगर सप्लाई कम है तो सप्लाई आप डालेंगे, जितनी कम होगी उतनी डालेंगे यहाँ पे, और सप्लाई डालेंगे तो आपकी डमी रो ऐड होगी। और मान लो अगर ये कम होती तो यहाँ पर डमी कॉलम ऐड होता, और डमी कॉलम ऐड होता तो जितनी डिमांड कम होनी थी वो वैल्यू यहाँ पर आ जानी थी, ठीक है जी। तो अल्टीमेटली टारगेट ये है कि सम ऑफ सप्लाई एंड सम ऑफ डिमांड बराबर करना। जैसे बराबर हुआ उसके बाद आपका काम फिर वही बोगलेस मेथड अप्लाई करो, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन निकालो, फिर उसका नंबर ऑफ एलोकेशंस देखो। अगर नॉन डीजनरेट है तो ओके, डीजनरेट है तो उस हिसाब से अपने हिसाब से आप एलोकेशंस ऐड करो, और ऐड करके फिर आगे प्रोसीड करो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। इसी के साथ ही ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम ख़त्म होती है, और बाकी क्वेश्चंस अब आप लोग खुद करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।